हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेक्ट क्लासेस क्लास 6 साइंस भोजन के घटक। हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर है जो कि, और इसमें हमारा जो टॉपिक है आज संतुलित आहार, हम ये पढ़ेंगे। संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। आहार क्या है, तो आहार किसे कहते हैं, जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। लेकिन अगर मैं संतुलित आहार की बात करूं तो संतुलित आहार किसे कहते हैं, ना तो ना तो तुम ज्यादा और ना ही कम, है ना। कोई भी पोषक तत्व ना तो ज्यादा खाओ ना ही कम, है ना। तो यही एक संतुलित आहार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे ठीक है, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को जरूरी है ना। कुछ भी खाने से नहीं चलेगा दोस्त, आपको वही खाना खाना पड़ेगा जो शरीर के वृद्धि के लिए होगा, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए होगा, है ना। और हमारे शरीर के लिए जो जरूरी होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम समोसे खा रहे हो, पूरे दिन समोसे खाने में लगे हुए, चाउमीन में लगे हुए हो, तो ये शरीर का नीड नहीं है ना दोस्त। आपको वही खाना खाना है जो एकदम संतुलित हो, जो पोषक तत्व से भरपूर हो, है ना। तो ये सारी चीजें जो तुम्हारे शरीर के लिए जरूरी है। जैसे कोई भी पोषक तत्व ना जरूरी से ज्यादा हो और ना ही कम। और हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश भी होने चाहिए। ऐसा नहीं आहार का कुछ भी ले रहे हो, वृक्षांश भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक बैलेंस डाइट तुम्हें लेना पड़ेगा जिसमें सभी पोषक तत्व जरूरी होना चाहिए, उसमें विटामिन भी हो, उसके अंदर प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, है ना। तो ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की होती होगी? नहीं, बिल्कुल। कोई छोटा है तो अपने हिसाब से खाना खाएगा, कोई बड़ा है तो वो अपने हिसाब से खाना खाएगा। छोटा कम खाता है, बड़ा थोड़ा ज्यादा खाएगा, है ना। तो क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य पर डिपेंड करता है? बिल्कुल। अगर कोई बेड पे लेटा हुआ है और कोई काम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है उसको ज्यादा भूख लगेगा, उसको आहार की ज्यादा जरूरी होगी, है ना। उसका बॉडी उस हिसाब से डिमांड करता होगा कि भैया मुझे इतना खाना दो, है ना। तो यहाँ पर शारीरिक कार्य पर भी डिपेंड होता है। अगर आप ज्यादा कार्य करते हो तो आपको ज्यादा भूख लगेगी, आहार की भी ज्यादा जरूरत होगी, है ना। एक सप्ताह की अवधि में आप जो कुछ भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए, जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। तो आप लोग तो भैया पहले एक हफ्ते का जो जो आप खाना खाते हो लिस्ट बना लो। क्या उन सभी खाद्य पदार्थों में, खाने के चीजों में पोषक तत्व मौजूद है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, लवण है? तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं बात करता हूँ, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन। किण्वित भोजन क्या है? दक्षिण भारतीय भोजन, जैसे इडली, जो इडली है, ये बनाया जाता है, ठीक है। तो ये किण्वित तरीके से किया जाता है इसको। तो ये किण्वित भोजन आगे पढ़ेंगे हम आगामी कक्षा में। जैसे आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दाल से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सभी चीजें क्या है? ये सभी पोषक तत्व है इसके अंदर। और इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ये सारी चीजें खाएगा तो उसको संतुलित आहार मिल ही जाएगा, है ना। केला से प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारी चीजें मिल ही जाएगा। पालक से आयरन वगैरह मिलेगा, ठीक है। सत्तू वगैरह से आपको फाइबर, वृक्षांश, ये सारी चीजें मिल जाएगा। तो ये सब संतुलित आहार है। जो उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि ताकि हम सभी, कहाँ पे थे हम,
ताकि पोषक तत्व नष्ट ना हो जाए। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? हमने देखा है खाना बनाने में भी कई सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोया जाता है। जैसे आपने देखा होगा साग को कटिंग करते हैं, उसके बाद धोते हैं, तो उसमें कई पोषक तत्व हमारे नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और वो हमें उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं उसमें, जैसे सब्जियां फल की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन होती हैं। जब उन्हें धोया जाता है तब उनमें से खनिज एवं लवण भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण का अलग हो जाता है। जैसे बार बार आप चावल को धो रहे हो, दाल को धो रहे हो, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा धोने से भी आपके वो खनिज लवण अलग हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपको प्रचुर मात्रा में या पूरी मात्रा में आपको विटामिन और खनिज नहीं मिल पाएगा। ठीक, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है। जी बिल्कुल, अगर नहीं पका हुआ खाओगे तो वो पचेगा भी नहीं, है ना। भोजन पकाने से थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है, टेस्टी लगने लगता है कोई चीज़, इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाए तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है। जैसे कि चावल धो के हम फिर डालते हैं, है ना। जब चावल बनता है तो एक प्रोसेस होता है ना कि चावल को धो उसके बाद उसको बनाओ, तो धोते समय ही बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर से निकल जाते, खनिज लवण, ये सारी चीज़ें, प्रोटीन। तो ऐसे में जो कई लाभदायक चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा, जैसे प्रोटीन और खनिज लवणों को की हानि हो जाती है इसमें। पकाने से क्या होगा, विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है ना। तो ये लाइन याद कर लेना कि पकाने में कौन सा विटामिन आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल व कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बिल्कुल है। बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। बिल्कुल भी नहीं भाई, अगर आप वसा युक्त भोजन खाओगे तो जल्दी से मोटे हो जाओगे। इसीलिए वसा युक्त भोजन कम से कम करो, कम से कम खाओ। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? बिल्कुल मानता हूं मैं, वसा युक्त भोजन ज्यादा ऊर्जा देगा, बट शरीर के लिए भी तो उपयुक्त नहीं है ना दोस्त। उसने तली हुई चीजें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया, तो भैया बॉडी में आपको फिर पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ वसायुक्त भोजन है। और अगर आप वसायुक्त भोजन खाओगे तो नीचे दिख रहा है आपको एक पेटू लाल, तो इनकी तरह बन जाओगे। वसायुक्त अगर भोजन खाओगे तो तुम्हारा पेट निकलना तो तय है, मोटापा भी बढ़ेगा इससे। तो क्या आप सोचते हैं कि वो ठीक है? भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है, निसंदेह नहीं। इतना अधिक अगर वसायुक्त भोजन खाओगे तो ये सामने आपको चित्र में दिख रहा होगा, बेचारा मोटा हो गया क्योंकि उसने वसायुक्त भोजन खाया है ना। समोसे दबा के खाए इन्होंने। तो इसी वजह से आपको वसायुक्त भोजन का सेवन भी कम करना चाहिए। बहुत हानिकारक हो सकता है अगर आप वसायुक्त भोजन खाते तो। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बन सकती है। मैंने अभी बताया कि अगर आप वसा का ज्यादा सेवन करते हो तो वो सामने जो चित्र था वैसा बन जाओगे आप। तो आपको एक बैलेंस डाइट लेना है, एक हेल्दी डाइट लेना है। ऐसा नहीं है कि तुम वसायुक्त भोजन खा रहे हो, कभी कभार तो चल जाएगा, है ना। कई लोग तो खाते ही नहीं है, कभी कभार खा लो, महीने में एक या 2 बार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो अभावजन्य रोग क्या है कि एक व्यक्ति के खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि खाना खा रहे हो आप, खाने में सिर्फ दाल तो नहीं खा सकते आप, सिर्फ चावल आपको दे दिया जाए तो नहीं खा पाओगे क्योंकि उसमें दाल नहीं है। होता क्या है कि अगर आप कोई एक पोषक की अगर कमी हो जाती है, वो भी लंबे समय तक, तो आपको अभावजन्य रोग हो जाता है। यदि ये लंबी अवधि तक रहती है तो व्यक्ति उसके प्रभाव से ग्रसित हो जाता है। अगर आपको लंबे समय तक प्रोटीन नहीं खा रहे हो, मैं कल या 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आज नहीं खाया तो कल तक भैया प्रोटीन की कमी हो गई तो अभावजन्य रोग हो गया, नहीं। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लंबी अवधि, 6 महीना, 1 साल, 3 महीना,
अगर आप लंबे समय तक प्रोटीन की कमी या कोई ऐसे पोषक तत्व की कमी अगर हो जाए आपको लंबे समय तक, तो आपको अभावजन्य रोग हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकती है, बीमारी हो सकती है, कमी हो सकती है ना। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। जो लंबे समय तक अगर पोषक की कमी होगी तो आपको ये बीमारी, ये अभावजन्य रोग हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो उसे कुछ रोग हो सकता है, जैसे कि वृद्धि में अवरुद्ध होना। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि प्रोटीन से क्या होता है, शरीर में वृद्धि होती है। हमने तो पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, शरीर वर्धक प्रोटीन को कहते हैं। उसे कुछ रोग हो जाएगा अगर वो प्रोटीन नहीं लेता है तो। उसके चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां, ये सारी चीजें हो सकती है अगर प्रोटीन नहीं लेते हो तो। यदि प्रोटीन अथवा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक, आहार मतलब वही खाना जो तुम रोज खा रहे हो, बार बार अगर समोसा खाओगे तो तुम्हें प्रोटीन तो मिलेगा ही नहीं, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, सिर्फ वसा मिलेगा। और अगर ये दोनों ही कमी हो गई आपको, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो उसके वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। और ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वो इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ रहेगा, है ना। पेट एकदम बाहर, हाथ पतले हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को एक लंबे समय तक बीमारी हो सकती है, वो इतना दुर्बल हो जाएगा कि चल भी नहीं सकता। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती है। अगर आप विटामिन और खनिज में भी का भी अभाव रहेगा तो भी तुम्हारे बॉडी में कमजोरी हो सकती है या कोई बीमारी हो सकती है। जैसे विटामिन ए की का अगर कमी रही तो आपको रतौंधी हो सकती है, आंखों से कम दिखाई देगा, है ना। मिनरल्स भी आपको अच्छे से पर्याप्त मिलना चाहिए, इन सबके अभाव से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 1.3 में देखेंगे। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर जितने भी अभावजन्य रोग है, जैसे प्रोटीन की कमी से हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो रहा है, ठीक है, तो इन सभी को आप रोक सकते हो एक संतुलित आहार करके। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्र के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों की वितरण क्या है, बिल्कुल समान है। हो सकता है पंजाब में अलग खाना खाते हो, विविधता का मतलब क्या होता है, अलग अलग। जैसे हरियाणा का अलग खाना है, बिहार में मतलब एक अलग ही अपना एक ट्रेंड चला हो, जैसे लिट्टी खाना, भले दाल चावल ये सारी चीजें चलता होगा, लेकिन पोषक तत्वों की कमी नहीं होती दोस्त। अगर आप दक्षिण भारत में जाओगे, तमिलनाडु, केरल, चेन्नई, इन सभी जगह पे आपको नॉर्थ इंडिया से थोड़ा अलग मिलेगा, लेकिन पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वसा युक्त भोजन खा रहे हैं, नॉर्थ वाले सिर्फ प्रोटीन वाली चीजें ले रहे हैं। तो सबके खानों में विविधता, खानों का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, तो यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। चैप्टर खत्म हो गया है नहीं, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। हाँ, तो कुछ अभी हमने 1.3 की बात करी थी कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी अगर हो जाती है आपको, तो उसमें क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब कम दिखाई देगा, है ना। रात में पूरी तरह से दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। तो आंखों के प्रॉब्लम जो समस्या है, ये विटामिन ए की कमी से हो सकता है। बेरी रोग, तो विटामिन बी1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशी, मांसपेशी, काम करने में आलस आना, शरीर में ऊर्जा नहीं आना, तो ये सारे बी1 की कमी से होता है। विटामिन सी, स्कर्वी, मसूड़े से खून आना, है ना, जो दांत को एकदम ग्रिपिंग में रखता है, और घाव भरने में अधिक समय लगना। अगर तुम्हारे को अगर विटामिन सी की कमी हो, अगर आप लोगों को विटामिन सी की कमी हो, तो स्कर्वी होगा। और स्कर्वी से क्या, मसूड़ों से खून निकलेगा, घाव भरने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, चोट लगे, तो उनको ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी कैसे क्या होगा, रिकेट्स, अस्थियों को मुलायम होकर मुड़ जाना, हड्डियां कमजोर होने लगता है, मुलायम हो जाती है, तो वो रिकेट्स की कमी से होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी आपको पता ही है कहाँ से मिलेगा, धूप से मिलेगा, है ना। कैल्शियम क्या है, अस्थियां और दंत, कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर हो जाएगा, है ना।
उसके बाद दांतों की प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको, कमजोर हड्डी वगैरह, दांत की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें। आयोडीन की कमी से आपको कौन सा बीमारी हो सकता है? घेंगा, गॉइटर जिसे कहते हैं। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, इसका लक्षण क्या है? आयोडीन का कमी से लक्षण क्या है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता होना। तो ये सारी चीजें आयोडीन की कमी के लक्षण है। लोह जो है अरक्ता, तो खून की कमी अगर हो जाएगी तुम्हें, तो इसका मतलब आप लोह वाली चीजें ज्यादा नहीं खा रहे हो, पालक नहीं खा रहे हो, इससे आपको कमजोरी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।